गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजीव पाठक ई-टेक स्टडी के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। अगर आप यूपी पीसीएल और यूपी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। जो हमारा लास्ट वीडियो था वह हमारे सिलेबस से संबंधित था कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या पढ़ना है। तो टेक्निकल के सिलेबस में कई पार्ट में हम लोग सिलेबस को डिवाइड किए थे और हर पार्ट में चैप्टर वाइज उसको कैटेगराइज किया गया था। तो आज का जो वीडियो हमारा वह थ्योरी से संबंधित है, टेक्निकल से संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 1 का चैप्टर फर्स्ट है मौलिक विद्युत। तो विद्युत क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि पंखा चल रहा है और बल्ब जल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये पंखे का चलना या विद्युत बल्ब का जलना, ये सब विद्युत का प्रभाव है। तो विद्युत को हम कह सकते हैं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। विद्युत देखिए क्या है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आगे होगा विद्युत क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह विद्युत कहलाता है, विद्युत कहलाता है। ठीक है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे महसूस किया जा सकता है। और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह जो होता है वह विद्युत कहलाता है। विद्युत को हम नग्न आंखों से या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, इसको महसूस किया जा सकता है। अब विद्युत के प्रकार, देखिए विद्युत के प्रकार में विद्युत को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला हो गया आपका स्थिर विद्युत, पहला हो गया स्थिर विद्युत और दूसरा हो गया गतिशील विद्युत, गतिशील विद्युत। विद्युत को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। या विद्युत दो प्रकार के होते हैं, स्थिर विद्युत, दूसरा हो गया गतिशील विद्युत। तो स्थिर विद्युत क्या होता है, जैसे एम्बर की राड होती जो है, एम्बर की राड होती है, जो एम्बर की छड़ होती है, उसको चमड़े पर रगड़ने पर, मान लीजिए यह आपका छड़ हो गया और यह चमड़ा हो गया और यह एम्बर का राड या छड़ हो गया। इसको रगड़ा जाए तो रगड़ने के कुछ समय पश्चात यहाँ से क्या होता है, चमड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे एम्बर की राड और या छड़ पे आ जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ से चमड़े से जो इलेक्ट्रॉन है वह छड़ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो छड़ पे चार्ज आता है वह निगेटिव चार्ज आता है और जो चमड़े पे चार्ज आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि समान आवेश के कारण जो विद्युत है वह क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। इसलिए इसको हम स्थिर विद्युत के कैटेगरी में रखे हैं। समान आवेश जैसे देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हमारा छड़ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो छड़ यहाँ चमड़े पर 3 इलेक्ट्रॉन यह क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। डोनेट करने पर इस पे 3 चार्ज पॉजिटिव आ गए, लेकिन छड़ पे 3 चार्ज क्या हो गया, 1 निगेटिव हो गया। तो बराबर या समान आवेश के दो विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो वह क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो उदासीन कर देंगे। इसलिए यह तो विद्युत का प्रभाव है, विद्युत थोड़ा सा है यहाँ पे, लेकिन यह स्थिर विद्युत है जिसका हम उपयोग व्यावसायिक रूप में नहीं कर सकते। दूसरा हो गया
कि मान लीजिए कांच की छड़ है, यह आपका कांच की छड़ हो गया और यह रेशम का कपड़ा हो गया, रेशम का कपड़ा। तो हम क्या करें, किसी कांच की छड़ के माध्यम से रेशम के कपड़े पर रगड़े तो कुछ समय पश्चात देखेंगे हम यहाँ जो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन है वह कपड़े पर चला जाता है। तो कांच की छड़ पे इलेक्ट्रॉन जो है वह कपड़े पर चला जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो कांच की छड़ पे जो चार्ज आता है, आवेश आता है, वह प्लस आता है और रेशम के कपड़े पे क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ भी दोनों विपरीत आवेश समान मात्रा में एक दूसरे के संपर्क में है तो यह इन सबका प्रभाव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसलिए इसको हम स्थिर विद्युत की कैटेगरी में रखे हैं। इसका भी उपयोग हम लोग व्यावसायिक रूप में नहीं कर सकते। अब गतिशील विद्युत देखिए, गतिशील विद्युत क्या होता है, जैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक का गतिमान होना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक का जो गतिमान होना होता है वह गतिशील विद्युत में आता है। इसी विद्युत का हम लोग प्रयोग जो करते हैं वह व्यावसायिक रूप में कर सकते हैं। आगे देखिए, विद्युत के स्रोत, विद्युत के स्रोत। तो विद्युत के विभिन्न स्रोत होते हैं। पहला हो गया तापी स्रोत, पहला हो गया तापी स्रोत, दूसरा हो गया ऊष्मीय स्रोत, तीसरा हो गया चुंबकीय स्रोत और चौथा हो गया गैसीय स्रोत। यह विद्युत के 4 स्रोत हैं। कौन कौन से, तापी स्रोत, ऊष्मीय स्रोत, चुंबकीय स्रोत और गैसीय स्रोत। यह विद्युत के 4 स्रोत हो गए। अब देखिए आगे, अब आगे हम लोग देखेंगे विद्युत से संबंधित पद, मौलिक विद्युत से संबंधित पद। पहला है यहाँ पर हेडिंग है मौलिक विद्युत से संबंधित पद। क्या क्या टर्म पढ़ना है विद्युत से संबंधित उसको देख लिया जाए। छोटे छोटे डेफिनेशन है। पहला है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ जिसका कुछ भार हो, वह वस्तु जिसका कुछ भार हो जो कुछ स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जिसका कुछ भार हो और स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। दूसरा हो गया अणु, जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं, अणु। तो अणु कह सकते हैं हम, अणु का डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी भी अणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग है जिसमें उस पदार्थ के समस्त गुण विद्यमान रहते हैं। अणु वह सूक्ष्मतम भाग है जिसमें पदार्थ के समस्त गुण विद्यमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। आगे है परमाणु। परमाणु आप लोग जानते हैं कि अणु, प्रत्येक अणु अपने छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अणु छोटे छोटे
परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ क्या हो गया? वह वस्तु जिसका कुछ भार हो, जो कुछ स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। अणु क्या हो गया? वह सूक्ष्म भाग जिसमें पदार्थ के समस्त गुण विद्यमान होते हैं, उसे अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। तीसरा परमाणु, पर प्रत्येक अणु अपने छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आगे हम लोग देखेंगे नाभिक, और नाभिक में उपस्थित कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब होते हैं, उनके बारे में देखा जाएगा। तो अगला है जो डेफिनेशन, वह नाभिक का है। नाभिक को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। तो जो नाभिक होता है, इसको कह सकते हैं कि नाभिक केंद्रीय सघन भाग होता है, जहां पे परमाणु और जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है, नाभिक कहलाता है। केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। अब नाभिक के अंदर आपके क्या क्या होंगे? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तथा नाभिक के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो यहाँ पे नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन बराबर घूमता रहता है। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम लोग तुलना करेंगे कि किसका कितना आवेश है, किस पे कितना आवेश है और किसका कितना द्रव्यमान है। मान लीजिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, जहाँ प्रोटॉन हो गया और यहाँ न्यूट्रॉन हो गया। ये चार्ट बहुत अच्छे से समझिएगा, इससे कम से कम एक क्वेश्चन हर बार आता है। जैसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, न्यूट्रॉन पे क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है और न्यूट्रॉन का कितना होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था वह जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। जो प्रोटॉन का खोज किया था वह 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। और जो न्यूट्रॉन का खोज हुआ था वह 1937 ईस्वी में चैडविक ने किया था। चैडविक एक वैज्ञानिक था जिसका नाम चैडविक था। चैडविक ने 1937 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज किया था। प्रोटॉन का खोज 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था और जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अब देखिए यहाँ जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, आवेश, चार्ज क्या होता है? आवेश होता है। और आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, आपको सबको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है, और प्रोटॉन पे उतना ही आवेश समान होता है लेकिन धनात्मक होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा या -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। यहाँ पे जो आवेश होता है प्रोटॉन पे वह प्लस का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन सबको पता है कि यह उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब मास देख लें, द्रव्यमान कितना होता है। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यह आपका होता है 9.016 × 10⁻⁻31 kg, किलोग्राम होता है। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 × 10⁻⁻27 kg होता है। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वह होता है 1.6749 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमने वाला जो कण होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थिर अवस्था में होता है। न्यूट्रॉन में क्या है? यह नाभिक के अंदर स्थिर अवस्था में होता है। जो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था उसने वह जे थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में। प्रोटॉन का जो खोज हुआ था 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज 1937 वर्ष में चैडविक ने किया था। अब यहाँ पे देखिए, जो हम आवेश दिखाते हैं, आवेश को क्यू से दिखाते हैं, क्यू बराबर IT होता है। आवेश क्या होता है? आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, तो आवेश को क्यू से दिखाते हैं, क्यू बराबर IT। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वह क्यू से प्रदर्शित हम लोग कर रहे हैं, तो क्यू बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? माइनस होता है, तो -1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। प्रोटॉन पे जो आवेश होगा वह 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस है और प्रोटॉन पे उतना ही आवेश प्लस है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.016 × 10⁻31 kg, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.6726 × 10⁻27 kg, और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.6749 × 10⁻27 kg। अब आगे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है इस पे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे शुरू करें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फिक्स है आना। हाँ, आगे देखिए, जैसे पूछ दिया तो नोट करके इसको लिख लीजिएगा। नोट, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना होता है, 1837 गुना होता है, जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1842 गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां MP प्रोटॉन का द्रव्यमान, Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। Mn क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे शुरू किया जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंफर्म है, आना है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1842 गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब आगे देखिए, ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ पद हो गए। अब आगे हम लोग देखेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। आगे हम लोग देखेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है। तो जैसे परमाणु क्रमांक आपको पता होगा, किसी भी तत्व के या पदार्थ के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी भी तत्व या पदार्थ के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी पदार्थ के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे परमाणु भार, जिसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक वेट। इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, परमाणु क्रमांक को। परमाणु भार को एटॉमिक वेट कहा जाता है। तो परमाणु भार क्या होता है? किसी भी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित, किसी भी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार कहलाता है। की संख्या परमाणु भार कहलाता है।
तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व या पदार्थ के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु भार क्या होता है? किसी भी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आपको पता होगा कोई भी तत्व है वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक के अंदर स्थिर अवस्था में होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वह बराबर नाभिक के चारों तरफ घूमती रहती है। तो यहाँ पे हम लोग परमाणु क्रमांक देख लिए, परमाणु भार देख लिए। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वह विद्युत धारा से संबंधित होगा। विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव है उसको देखा जाएगा, प्लस जो आगे आने वाला चैप्टर है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।